अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जाती हुई सर्दी सेहत के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होती और यही फार्मूला हर मौसम पर मुंतबिक है। सियाने कहते हैं कि मौसम कोई भी हो, इसकी आमद अपने साथ बीमारियां भी लेकर आती है, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है और मौसम की रुखसती सेहत और तंदुरुस्ती की पयामबर होती है। चुनाचे से दिल खोलकर इस्तेफादा करना चाहिए। वो माह फरवरी का बस था। मौसम सरमा रुखसत हुए गुलाबी ठंडक छोड़ गया था और वो भी चंद दिन की मेहमान थी। मैं थाने में बैठा हस्ब मामूल रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि 3 अफराद मुझसे मिलने आ गए। इनकी आमद की इतला कांस्टेबल सैफुल्लाह ने मुझ तक पहुंचाई थी। मलिक साहब, लाहौर से 3 बंदे आए हैं, कांस्टेबल ने बताया। इनमें 2 का ताल्लुक अपने ही डिपार्टमेंट से है। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला गुजरानवाला के एक थाने में थी। लाहौर मेरे थाने से महज 40 मील और लगभग 1 घंटे की मुसाफत पर था। मैंने सैफुल्लाह से कहा, इन्हें फ़ौरन मेरे पास भेजो। आइंदा 1 मिनट के अंदर अंदर वो तीनों मेरे सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे। रस्मी अलेक सलेक के बाद इनमें से एक ने सबका तारुफ कराते हुए कहा, मलिक साहब, मैं सब इंस्पेक्टर बशारत हूँ और ये मेरे साथ कांस्टेबल हनीफ है। उसने अपने पहलू में मौजूद बैठे हुए शख्स की जानिब इशारा करते हुए बताया, जबकि ये हमारे मोअज़्ज़िज़ साथी अली अहमद हैं। अली अहमद और दोनों पुलिस वाले इस वक्त अवामी लिबास में थे। सब इंस्पेक्टर की बात मुकम्मल होने पर मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मलिक साहब, हमें आपकी मदद और ताउन दरकार है, सब इंस्पेक्टर ने गहरी संजीदगी से कहा। हम लाहौर के एक रिहायशी की तलाश में यहाँ आए हैं। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर मेहमानों के लिए चाय पानी और बिस्किट वगैरह लाने को कहा। फिर अपने सामने बैठे हुए सब इंस्पेक्टर से पूछा, आपको किसकी तलाश है और वो भी मेरे इलाके में? मैं तफसील जानना चाहूँगा और जहाँ तक मेरी मदद और ताउन की बात है तो आप मुझे पेश पाएंगे। बताएं, मामला क्या है? सब इंस्पेक्टर ने अली अहमद नामी शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप शुरू करें। अगर कोई बात रह गई तो वो मैं मलिक साहब को खुद बता दूंगा। थानेदार साहब, अली मोहम्मद बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मेरे एक दोस्त मियाँ नज़ीर ने किला दीदार सिंह के चौधरी हक नवाज से 50 एकड़ ज़रई ज़मीन खरीदी थी। मियाँ नज़ीर इस ज़मीन पर फलों के बागात लगाना चाहता था और इसी सिलसिले में वो कई बार लाहौर से किला दीदार सिंह आ भी चुका था। 1 मिनट, मैंने किता कलामी करते हुए कहा, अली मोहम्मद, आप अपने दोस्त मियाँ नज़ीर का जिक्र करते हुए माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इसी तरफ आ रहा था। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, मियाँ साहब, आखिरी बार जब किला दीदार सिंह जिला गुजरानवाला आए थे तो फिर वापस नहीं गए। ओह, ये कब की बात है? मैंने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया। मियाँ नज़ीर आखिरी मरतबा 8 फरवरी को यहाँ आए थे, अली मोहम्मद वजाहत करते हुए बोला। वो जब भी किला दीदार सिंह आए तो शाम में वापस लाहौर ज़रूर चले गए, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। 8 फरवरी की रात जब वो अपने घर नहीं पहुंचे तो इनकी बीवी नरगिस परेशान हो गई। अगली सुबह वो मेरे पास आई और मियाँ साहब की अदम मौजूदगी के बारे में बताया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैं भी फिक्रमंद हो गया। मैंने नरगिस से कहा कि वो आज का दिन यानी 9 फरवरी तक अपने शौहर का इंतज़ार करे। अगर मियाँ नज़ीर वापस नहीं आए तो मैं खुद 10 फरवरी को किला दीदार सिंह जाकर मियाँ साहब की खबर लूँगा। मैं 10 फरवरी की सुबह लाहौर से एक बस में बैठकर गुजरानवाला आने के लिए रवाना हो गया। गुजरानवाला के बस स्टैंड से मैंने एक टांगा पकड़ा और चौधरी हक नवाज से मिलने सीधा किला दीदार सिंह पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ, आपको यकीन नहीं आएगा थानेदार साहब। वो बात अधूरी छोड़कर अजीब सी नज़र से मुझे तकने लगा। इसी वक्त कांस्टेबल मेहमानों की खातिर तवाज़े के सामान के साथ कमरे में दाखिल हुआ। जब कांस्टेबल अशिया खुर्दोनोश को मेज़ पर सजाने के बाद वापस चला गया तो मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर पहले काम बादस कलाम और फिर काम। जब इन तीनों के मुंह और हाथ हरकत में आ गए तो मैंने अली मोहम्मद की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी बात का यकीन कर लूँगा, आप बताएं क्या हुआ था?
10 फरवरी को जब मेरी मुलाकात चौधरी हक नवाज से हुई तो उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया कि वो किसी मियाँ नज़ीर को नहीं जानता और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी 50 फीट ज़मीन फ़रोख्त नहीं की। 50 एकड़ ज़रई अराज़ी को बेच डालना तो ऐसा ही है कि इंसान ज़मीन पर खड़े होकर आसमान का सौदा करने का तसव्वुर करे। हाँ, ये तो चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई और अली मोहम्मद से पूछा, फिर आपने क्या किया? मेरे पास वापसी के सिवा कोई चाराकार नहीं था, सो मैंने लाहौर जाने वाली बस पकड़ी और घर आ गया। इसने बताया, मैंने ये तो सुन रखा है कि कोई जमींदार अपनी जान तो दे सकता है मगर ज़मीन बेचने के बारे में सोचने को भी वो गुनाह समझता है। और दूसरी जानिब मियाँ साहब थे जिन्होंने कभी मुझसे गलत बयानी नहीं की। क्या आपने अपने गुमशुदा मियाँ नज़ीर के पास 50 एकड़ अराज़ी की मिल्कियत के कागजात वगैरह देखे थे? मैंने एक अहम सवाल किया। जी बिल्कुल देखे थे, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। जब उन्होंने मुझे बागात के लिए 50 एकड़ ज़मीन की खरीदारी के बारे में बताया तो मैं इनके घर गया था। इस रोज़ मियाँ साहब और भाभी नरगिस से मेरी खासी तवील मुलाकात हुई थी। इसी दौरान में मियाँ साहब ने मुझे ज़मीन की खरीदारी के पक्के कागजात भी दिखाए थे। मैं रात का खाना इनके साथ खाने के बाद ही वापस आया था। ये तो हो गया 10 फरवरी का अहवाल, मैंने अली मोहम्मद की आंखों में देखते हुए कहा। और आज है फरवरी की 12 तारीख। मैं जानना चाहूँगा कि कल यानी 11 फरवरी को आप क्या करते रहे हैं? मियाँ साहब के ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं, अली मोहम्मद ने बताया। पहली बीवी मरहूम सफ़िया बीवी से इनका सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम शफीक है। शफीक अरसा दराज से फ्रांस के शहर मार्से में सेटल है। वो मार्से में एक रेस्टोरेंट चलाता है और उसने एक फ्रांसीसी लड़की से शादी कर रखी है। मियाँ साहब की दूसरी बीवी भाभी नरगिस हैं। नरगिस से उन्होंने 2 साल पहले शादी की है। अभी इनकी औलाद नहीं है। ये तो हो गई मियाँ साहब की मुख्तसर सी फैमिली। वो सांस हमवार करने की कद से रुका और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला। दोस्त, अहबाब और दीगर मेल मिलाप वाले लोगों का हल्का भी महदूद है। मैंने कल शाम तक हर जानने वाले से पूछताछ कर ली लेकिन कहीं से भी मियाँ साहब की अच्छी या बुरी खबर ना मिली। चुनाचे मैं नरगिस भाभी को साथ लेकर थाने पहुंचा और मियाँ साहब की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। हम इसी सिलसिले में आपके पास आए हैं, सब इंस्पेक्टर बशारत ने ठहरे हुए लहजे में कहा। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई ज़रूरी थी। हमारे इंचार्ज साहब ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आपको सूरत हाल से आगाह कर सकूं। इस पूरे मामले के साथ किला दीदार सिंह के चौधरी हक नवाज का नाता जुड़ा हुआ है और किला दीदार सिंह आपके थाने की हुदूद में भी आता है। ये सारा तफ्तीशी प्रोग्राम आपकी निगरानी ही में किया जाएगा। मैं और कांस्टेबल हनीफ आपके साथ साथ रहेंगे, वो भी इस सूरत में जबकि आपको कोई एतराज़ ना हो। बसूरत दीगर हम दोनों अली मोहम्मद के साथ ही वापस लाहौर चले जाएंगे। तमाम मालूमात आपको फराहम कर दी गई हैं। जब आप मियाँ नज़ीर का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएं तो हमें बता दीजिएगा। नंबर 1, मुझे आप दोनों के यहाँ रुकने पर बल्कि आपके साथ अली मोहम्मद के भी क़याम पर कोई एतराज़ नहीं, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। आप लोगों के लिए मंजी बिस्तरे और खाने पीने का मुनासिब बंदोबस्त कर दिया जाएगा। आप जब तक चाहें मेहमान बनकर यहाँ रह सकते हैं। नंबर 2, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक आसूदा सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए कहा, आप लोगों की फराहम करदा मालूमात अधूरी हैं, मैं इनसे मुतमईन नहीं हूँ। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है और चंद दस्तावेजी सबूत भी चाहिए होंगे। चौधरी हक नवाज पर पक्का हाथ डालने के लिए ये सब ज़रूरी है। आप हमसे जो भी सवाल करेंगे हम उसका 16 आने दुरुस्त जवाब देंगे। सब इंस्पेक्टर ने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन दस्तावेजी सबूत वाली बात मेरी समझ में नहीं आई मलिक साहब। मैं समझाता हूँ, मैंने रसान भरे अंदाज में कहा। अली मोहम्मद ने बताया है कि उसने मियाँ नज़ीर के पास 50 एकड़ ज़रई ज़मीन की मिल्कियत के कागजात देखे हैं, जो इस अमर का सबूत है कि चौधरी हक नवाज ने अपनी 50 एकड़ ज़रई अराज़ी मियाँ नज़ीर के हाथ फरोख्त की है। इस कानूनी दस्तावेज में मज़कूरा ज़मीन की कीमत भी दर्ज होगी। मुझे वो कागजात चाहिए होंगे। ज़मीन के कागजात मियाँ साहब के घर ही में होंगे, अली मोहम्मद ने कहा। मैं भाभी नरगिस से वो कागजात लाकर आपको दिखा सकता हूँ। मैंने खुद पढ़ा था, इन कागजात में इस ज़मीन की फ़ी एकड़ कीमत 1000 रुपये लिखी हुई थी। यानी 50 एकड़ अराज़ी को ख़रीदने के लिए आपके मियाँ साहब ने चौधरी हक नवाज को 50,000 रुपये अदा किए थे। मैंने बेयकीनी से अली मोहम्मद की तरफ देखा और पूछा, मियाँ नज़ीर करता क्या है?
मेरा मतलब है कि इसका जरिया आमदनी क्या है। आजकल 50,000 रुपये में एक ढंग की मोटरसाइकिल नहीं आती और मैं इस रकम की अदायगी पर हैरत का इजहार कर रहा हूँ। तो इस पर आपको ज़्यादा हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आज से बरसों पहले का ज़माना था। एक आम मजदूर की तनख्वाह फीकस 40 रुपये माहाना हुआ करती थी, जिसमें से वो बचत भी कर लेता था। और इसका सबब ये था कि ज़िंदगी बहुत आसान और खुशगवार थी। 1 तोला सोना 50 रुपये में मिल जाता था, बकरे का गोश्त 2 रुपये सेर और गंदुम 3 रुपये की मन भर मिलती थी और चावल 5 रुपये मन में फ़रोख्त होते थे। एक मुतवस्सित 6 अफराद के कुनबे के लिए महीने भर का राशन 20 रुपये में आ जाता था। इस लिहाज से ज़राई एकड़ की फ़ी एकड़ 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत थी और इसीलिए मैं चौंका था। मियाँ साहब की उधर लाहौर में ब्रैंडवुर्थ रोड पर मियाँ मैकेनिकल वर्क्स के नाम से अपनी दुकान है, अली मोहम्मद ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जहाँ ट्यूबवेल, मोटरों और मशीन से मुतालिक हर किस्म का सामान फ़रोख्त होता है। मैंने मियाँ साहब से कहा भी था कि बागात के लिए तो 5 एकड़ ज़मीन भी काफ़ी थी और आपको लाहौर के गिरदोनवा में बआसानी मिल भी सकती थी। इतनी दूर जाकर एक भारी सरमायाकारी करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे सवाल के जवाब में वो मुस्कुराकर बोले थे, ये बात आप नहीं समझ सकते। आपका अंदाज़ा तो बिल्कुल दुरुस्त है कि 5 से 10 एकड़ में बेहतरीन बागात लगाए जा सकते हैं। 25 और 50 एकड़ के मंसूबे तो कमर्शियल इदारे लगाते हैं, जिनकी फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स पूरे मुल्क में सप्लाई होने के अलावा बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। लेकिन मैं इस अमाउंट पर हैरत ज़दा हूँ जो मियाँ साहब ने चौधरी साहब को अदा किया था। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरे ख्याल में इस वक्त उम्दा किस्म की ज़राई ज़मीन में 1 एकड़ 200 रुपये फ़ी उसमें मिल जाती है। इस मोटे हिसाब के मुताबिक 50 एकड़ ज़मीन 10,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तुम लोग जो बता रहे हो अगर वो सच है तो फिर मैं यही कहूँगा कि चौधरी हक नवाज ने मियाँ नज़ीर को लूट लिया था। मलिक साहब, इस वक्त सबसे अहम मसला मियाँ साहब की गुमशुदगी का है, सब इंस्पेक्टर ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। हमें ज़मीन की महंगी खरीदो फरोख्त की बहस में पड़ने की बजाय मियाँ नज़ीर की बाजियाबी के लिए कोशिशें करने पर होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं वही कर रहा हूँ, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। मियाँ नज़ीर को बाजियाब करने की कोशिश में हम चौधरी हक नवाज ऑफ किला दीदार सिंह और इसकी 50 एकड़ ज़मीन को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी ज़मीन को ख़रीदने के लिए मियाँ नज़ीर लाहौर और गुजरानवाला के दरमियान चक्कर लगाता रहा है। 8 फरवरी वाले यानी आखिरी चक्कर के बाद वो वापस अपने घर नहीं पहुंचा, तो हमें अब अपनी तफ्तीश का दायरा चौधरी हक नवाज से ही शुरू करना होगा। लेकिन चौधरी हक नवाज तो मियाँ नज़ीर से अपनी कुल्ली अजनबियत का इजहार कर चुका है। सब इंस्पेक्टर बशारत ने एक अहम पॉइंट की जानिब इशारा किया। बेशक, मैंने एएसआई के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, लेकिन वो मुकम्मल नाशनासाई अली मोहम्मद के इस्तफसारात के जवाब में थी। लेकिन आप जानते हो, हम पुलिस वालों की तफ्तीश का अंदाज बकरी टाइप का होता है। चौधरी हक नवाज कोई आम देहाती तो नहीं है कि आप जब चाहें उसे उठाकर हवालात पे बंद कर दें। बशारत ने कहा, मैंने अर्ज़ किया है ना कि मैंने चौधरी पर मजबूत हाथ डालना है। अगर वो मियाँ नज़ीर के ग़याब में मुलव्विस है तो मेरी गिरफ्त से निकल नहीं पाएगा और इस मकसद के हुसूल के लिए मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके अली मोहम्मद की जानिब देखा और ठोस अंदाज में इजाफ़ा कर दिया, मुझे 50 एकड़ ज़राई अराज़ी की फ़रोख्त होने वाली दस्तावेज़ात चाहिए जो मियाँ नज़ीर के घर में कहीं रखी होनी चाहिए। आपकी ये बात मेरी समझ में आ गई है मलिक साहब, सब इंस्पेक्टर मेरे दलाइल से कायल होते हुए बोला। मेरे ख्याल में हम तीनों को फ़िलहाल लाहौर वापस चले जाना चाहिए। आपके पास गुमशुदगी के इस केस की कच्ची रिपोर्ट तो दर्ज हो ही चुकी है। आप मियाँ नज़ीर की तलाश का काम शुरू कर दें। मैं भी 4 रोज़ बाद दोबारा यहाँ आकर ताज़ा तरीन हालात मालूम कर लूँगा। फिर अली मोहम्मद की जानिब देखते हुए बोला, आप वो कानूनी दस्तावेज़ात कब तक मलिक साहब के हवाले कर सकते हैं? देखें जी, वो कागजात मेरे पास तो हैं नहीं कि मैं कल ही मलिक साहब की खिदमत में पेश कर दूं। अली मोहम्मद माकूलियत का मुजाहरा करते हुए बोला, मैं आज किसी वक्त नरगिस भाभी से बात करता हूँ। वो जब मज़कूरा दस्तावेज़ात मेरे हवाले कर देंगी
तो मैं वो बाहिफाजत लेकर यहाँ चला आऊँगा। अगर नरगिस अपने खाविंद की बाजियाबी में दिलचस्पी रखती है तो इसे पहली फुर्सत में ये काम करना होगा। सब इंस्पेक्टर ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। अगर पुलिस से अदम ताउन किया तो हम FIR खारिज करके मियाँ नसीर की तलाश से हाथ उठा लेंगे। आपकी क्या मसरूफियात हैं अली मोहम्मद? मैंने मियाँ नसीर के दोस्त से इस्तफसार किया। जनाब, लाहौर में हमारा किताबों और कागज़ों का कारोबार है, उसने बताया। हम लोग दादा जान के ज़माने से काम कर रहे हैं। कबीर स्ट्रीट में हमारी एक बड़ी दुकान है जिसमें स्कूल कॉलेज के नसाब के अलावा दीनी किताबें भी होती हैं। मैं अपने वालिद साहब के साथ दुकान पर बैठता हूँ। हम प्रिंटिंग पेपर के भी होल सेलर हैं। हमारी दुकान में 2 मुलाजिम भी काम करते हैं। ठीक हो गया, मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। इसका मतलब है कि अगर आप एक आध दिन के लिए दुकान की तरफ ना भी जाएं तो इससे आप लोगों का कारोबार मुतासिर नहीं होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको 2 दिन देता हूँ, मैंने अली मोहम्मद की आंखों में देखते हुए कहा। आप मियाँ नसीर की बीवी को समझा बुझाकर वो कागजात निकलवाएं और इन्हें मुझ तक पहुँचा दें। अगर नरगिस इस बात के लिए राज़ी ना हो तो इस सूरत में मुतालिका थाना चाहे दर्जशुदा रिपोर्ट को खारिज कर दे, मगर मैं कार्रवाई करने से बाज नहीं आऊँगा। कोई रिपोर्ट निजी हो या महज ज़बानी, मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। फिर मियाँ नज़ीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरे जहन में दर्ज हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर बशारत ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। इसका क्या मतलब हुआ मलिक साहब? मतलब बिल्कुल साफ है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए कहा। मैं अपने तौर पर मियाँ नज़ीर की गुमशुदगी की तलाश का काम जारी रखूँगा और इससे दस्तबरदार नहीं हूँगा। और इस मकसद के हुसूल के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़े मैं ज़रूर जाऊँगा। वो तीनों हैरत भरी नज़रों से मुझे तकने लगे। इनकी आंखों से छलकते तासुरात से यही लगता था कि इनके सामने इंसान नहीं कोई और ही मखलूक बैठी हो। सब इंस्पेक्टर बशारत सरसराती हुई आवाज़ में बोला। हमारे इंचार्ज साहब ने आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहा था कि आप अपनी नौइयत के बड़े मुनफरिद थानेदार हैं। इनफरादियत का मतलब है मामूल से हटकर और आम लोगों से मुख्तलिफ, मैंने कहा, और इसके हुसूल के लिए लगे बंधे तौर तरीकों से बगावत करना पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कारकर्दगी पर औसत का ठप्पा ना लगे तो फिर पराए फड्डे में टांग फंसाकर तकलीफ का लुत्फ उठाना पड़ेगा। जब तक आप दूसरे लोगों से अलग कुछ नहीं करोगे तो कौन आप पर ध्यान देगा? सब इंस्पेक्टर अकीदत और एहतराम की निगाह से मुझे देखने लगा। 13 फरवरी की दोपहर अली मोहम्मद एक बार फिर मेरे सामने बैठा हुआ था। वो खाली हाथ नहीं आया था। नरगिस ने पुलिस से ताउन का मुजाहरा करते हुए 50 एकड़ अराजी की खरीदारी के सिलसिले में तैयार की जाने वाली कानूनी दस्तावेजात इसके हवाले कर दी थी। वो इन कागजात को मेरी जानिब बढ़ाते हुए फखरिया लहजे में बोला। मैंने आपका काम कर दिया थानेदार साहब। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वाकई आप मियाँ नज़ीर के सच्चे और पुरखुलूस दोस्त हैं और चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द मियाँ साहब को ढूंढ निकालूं। बिल्कुल यही बात है मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। दरअसल भाभी नरगिस मियाँ साहब की गुमशुदगी से बहुत परेशान हैं, इसीलिए उन्होंने फ़ौरन ये दस्तावेज़ निकाल कर मुझे दे दी। वो तो मेरे साथ आने की भी ज़िद कर रही थी, लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ। मैंने भाभी से कहा कि मैं पहले आपसे पूछ लूँ, अगर आपने इजाज़त दी तो मैं फिर उन्हें भी यहाँ ले आऊँगा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं नरगिस से मुलाकात ज़रूर करूँगा, मैंने उसके हाथ से वो कागजात लेते हुए कहा। इस तरह नई बातें सामने आएंगी जो मियाँ नसीर की तलाश में मददगार साबित होंगी। चंद बातें तो भाभी ने मुझे बताई भी हैं, वो मुतदिल अंदाज में बोला। इस दौरान में मैंने दस्तावेजात का मुतालिया और मुशाहिदा शुरू कर दिया था, लिहाजा उसने जल्दी से इजाफा कर दिया। आप पहले इन कागजात का जायज़ा ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने बगौर इन कागजात का मुआयना किया और मुझे 1-2 मकाम पर किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। बाज़ दस्तखत जाली थे और एक आध मोहर में भी नकलीपन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अली मोहम्मद की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये 50 एकड़ ज़मीन के असली कागजात नहीं हैं। लगता है आपके दोस्त के साथ धोखा किया गया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी ने घर में बैठकर ये नकली दस्तावेज़ तैयार की है। मज़ीद तसल्ली के लिए मैं पटवारी और
और दूसरे लोगों को भी ये कागजात दिखाऊंगा और रजिस्ट्री ऑफिस में भी चेक करूंगा कि इस किराया अराजी के इंतकाल का कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। अगर चौधरी ने ज़मीन बेची थी तो फिर इसका रिकॉर्ड लाजमी मिल जाएगा। मलिक साहब, आप दफ्तरी जांच पड़ताल तो होती रहेगी, अली मोहम्मद ने कहा, लेकिन चौधरी हकनवाज तो किला दीदार सिंह में मौजूद है। अगर वाकई ये कागजात बोगस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां नज़ीर के साथ चौधरी ने फ्रॉड किया है। आप फौरी तौर पर चौधरी हकनवाज से पूछताछ तो कर सकते हैं ना। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने गहरी सांस ली, फिर याद दहानी कराने वाले अंदाज में बोला, आपने वादा किया था कि अगर मैं 50 एकड़ अराजी की मिल्कियत के कागजात ले आऊं तो आप चौधरी हकनवाज पर पक्का हाथ डालेंगे। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। हम अभी किला दीदार सिंह की तरफ जाने वाले हैं। चौधरी से जो भी बात होगी वो आपके सामने ही होगी, लेकिन ये नुक्ता ज़हन नशीन कर लें कि मैंने ड्रामाई अंदाज में रुककर उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए इजाफा कर दिया, इन कागजात के नकली साबित होने से ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि मियां नज़ीर के साथ एक संगीन धोखा करके किसी शख्स ने 50,000 रुपये हथिया लिए हैं। अगर वो किसी चौधरी हकनवाज ही है तो इस तक रसाई हासिल करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा और वो मैं ज़रूर करूँगा। आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। समझ गया जनाब, वो जल्दी से बोला। तो फिर बताएं, नरगिस ने आपसे कौन सी अहम बातें की हैं। 2 बातें हैं मलिक साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। मियाँ साहब की दुकान पर एक देरीना वफादार मुलाजिम काम करता है। इस मुलाजिम का नाम सुधीर है। मियाँ साहब सुधीर पर अंधा एतमाद करते थे। सुधीर की ज़बानी नरगिस भाभी को पता चला है कि चौधरी हकनवाज का एक मुलाजिम है ख़ास, इरशाद, मियाँ साहब की दुकान से ट्यूबवेल और मोटरों वगैरह का सामान लेने आता था। मियाँ साहब की इरशाद से दोस्ती हो गई थी और वो पहली बार इरशाद के साथ ही किला दीदार सिंह आए थे। जल्द ही मियाँ साहब और हकनवाज में गहरी दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो गए। इसके बाद मियाँ साहब महीने में 1-2 बार किला दीदार सिंह का चक्कर लगाने लगे थे। चौधरी ने मियाँ साहब के अंदर काश्तकारी का शौक पैदा कर दिया था। इसी शौक का नतीजा था कि वो 50 एकड़ ज़मीन चौधरी से खरीद कर इस पर बागात लगाने वाले थे, मगर फिर वो अचानक गायब हो गए। और दूसरी बात, मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मियाँ साहब प्रोफेसर उल्वी पर बहुत भरोसा करते थे, अली मोहम्मद ने बताया। वो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले प्रोफेसर साहब से ज़रूर मशवरा करते थे। नरगिस भाभी का कहना है कि प्रोफेसर साहब ने फलों के बागात लगाने के हवाले से मियाँ साहब की न सिर्फ तायद की थी बल्कि ये भी कहा था कि इस कारोबार में इन्हें बहुत फ़ायदा होगा। प्रोफेसर उल्वी क्या बेचते हैं, मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। अली मोहम्मद सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मेरी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि प्रोफेसर साहब कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं और वो किस मजमून में महारत रखते हैं। वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं हैं मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। वो एक आमिल कामिल बाबा हैं। इधर भाटी गेट में इनका आस्थाना है। समझ गया, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। वो फराडिस्तान यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील एक गड़बड़ घोटाला प्रोफेसर हैं जो सादा लो अफराद को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मेरे इस तुच्छ तबसरे पर अली मोहम्मद ने कोई ख्याल आराई नहीं की। आपके बताए हुए ये दोनों किरदार लाहौर में रहते हैं, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। 2 रोज़ बाद मुझे अपने एक ज़ाती काम से लाहौर का चक्कर लगाना है। तब आपके अलावा मियाँ नज़ीर की बीवी नरगिस, इसके मुलाजिम सुधीर और इसके पीरो मुर्शिद प्रोफेसर उल्वी से भी मुलाकात हो जाएगी। इस दौरान मैं ज़मीन के कागजात की हकीकत का भी पता चलाता हूँ। और चौधरी हकनवाज, उसने बात नामुकम्मल छोड़कर उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। 1 घंटे के बाद हम चौधरी की हवेली में होंगे, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। अली मोहम्मद के चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। आइंदा 10 मिनट में मैंने एक टांगा मंगवाया और अली मोहम्मद के साथ टांगे में बैठकर किला दीदार सिंह की जानिब रवाना हो गया। कांस्टेबल गफूर अहमद भी हमारे हमरा था। मेरा थाना जीटी रोड जनरल ट्रंक रोड पर लारी अड्डे के साथ वाक़ था। ये इलाका शेखुपुरा रोड भी कहलाता था। रावलपिंडी से लालपुर फैसलाबाद की तरफ जाने वाली बसें इसी मोड़ पर जीटी रोड को छोड़कर आगे बढ़ जाती थीं। शेखुपुरा लालपुर से पहले आ जाता था, इसीलिए ये मोड़ शेखुपुरा मोड़ के नाम से मशहूर हो गया था। किला शेखुपुरा की अपनी एक तारीख है।
जुर्म और सज़ा की सनसनीखेज कहानियों से भरी हुई। इस ज़माने के सर्वे के मुताबिक सूबा पंजाब में जुराइम के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर 2 ही इलाके थे, उकाड़ा और किला शेखुपुरा। रास्ते भर अली मोहम्मद से मेरी बातचीत का सिलसिला जारी रहा था, जिससे मुझे मालूम हुआ कि वो लाहौर के एक पुराने इलाके किशन नगर में रहता था। गुमशुदा मियाँ नज़ीर की रिहाइश शादमान कॉलोनी में थी। इन दोनों की दोस्ती की उम्र 15 साल थी। इस नौयत की हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान में ही राहवाली, गखड़ मंडी वगैरह से गुजरकर किला दीदार सिंह पहुंच गया। चौधरी हक नवाज ने हमारा पुरतबाक इस्तकबाल किया और हमें पुरानी तर्ज तामीर की सजी सजाई आलीशान बैठक में बिठा दिया। चौधरी की उम्र 50 के करीब थी। यह हमारी पहली मुलाकात थी, ताहम मुझे उसके बारे में बुनियादी मालूमात हासिल थीं, जिनमें सबसे अहम बात यह थी कि बड़े चौधरी रम नवाज के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों में ज़मीन और जायदाद का बंटवारा हो गया था। अगरचे चौधरी हक नवाज इस अलहदगी के हक में नहीं था, लेकिन छोटे भाई चौधरी अली नवाज ने ऐसा रोला डाला कि बड़ा भाई यानी हक नवाज मजबूर हो गया था। बंटवारे के बाद अली नवाज ने अपनी रिहाइश के लिए नई हवेली तामीर करवा ली थी और आबाई पुरानी हवेली हक नवाज के हिस्से में आई, जिसकी बैठक में इस वक्त हम बैठे हुए थे। रस्मी अलग सलग के बाद चौधरी हक नवाज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, ये जो लाहौरी बंदा आपके साथ आया है, मैं सबसे पहले इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बाकी बातें बाद में। चौधरी की बात सुनकर अली मोहम्मद ने चौंक कर पहले चौधरी को और फिर मुझे देखा। इसके चेहरे और आंखों में उलझन के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने अली मोहम्मद की इस उलझन और बेचैनी को नज़रअंदाज करते हुए चौधरी से कहा, आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं चौधरी साहब, लेकिन आपको इस शुक्रिया की वजह भी बताना पड़ेगी, क्योंकि अली मोहम्मद को तवक्को नहीं थी कि आप इस किस्म की कोई बात करेंगे। इनके तासुरात ने मुझे भी गहरी सोच में डाल दिया है। ज़रूर, क्यों नहीं, चौधरी ने मुतदिल अंदाज में कहा। फिर अली मोहम्मद की तरफ देखते हुए तशक्कुराना लहजे में बोला, भाई, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मलिक साहब के थाने में मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी तफ्तीश के लिए इन्हें आपके साथ यहाँ आना पड़ा और इसी बहाने मलिक साहब से मेरी मुलाकात हो गई। इससे पहले मैंने सिर्फ इनका नाम ही सुना था। आपकी शिकायत की बरकत से आज इनका दीदार भी हो गया। फिर वो रूए सुखन मेरी जानिब मोड़ते हुए बोला, मलिक साहब, इतनी वजाहत काफ़ी है ना? वजाहत तो काफ़ी से भी ज़्यादा है चौधरी साहब, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मुझे भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है, लेकिन एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अली मोहम्मद की सिमत इशारा करते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, अली मोहम्मद के दोस्त मियाँ नज़ीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लाहौर के मुतालिका थाने में दर्ज कराई गई है। एक रोज़ पहले अली मोहम्मद आपसे मिलकर गया था और आपने किसी मियाँ नज़ीर को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद ही अगले रोज़ लाहौर के थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। कल इस थाने से 2 पुलिस वाले अली मोहम्मद को साथ लेकर मेरे पास आए थे, ताकि मैं मियाँ नज़ीर की तलाश में इनकी मदद करूं। मैंने इन लोगों की कहानी को पूरी तवज्जो से सुना और कहा कि 50 एकड़ अराजी की खरीद के हवाले से जो कानूनी दस्तावेज़ात तैयार की गई हैं, वो मुझे लाकर दिखाएं। इसके बाद ही मैं कार्रवाई करूंगा। आज अली मोहम्मद वो कागजात ले आया है, इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ चौधरी साहब। मेरे आखिरी जुमले ने चौधरी को चौंका दिया। ये तो आपने बहुत नेक काम किया है मलिक साहब, वो सताइशी नज़र से मुझे तकते हुए बोला, जिन कागजात की मौजूदगी में मुझे अपनी सफाई पेश करने में आसानी हो जाएगी। पहले मैं आपके खाने के लिए बंदोबस्त करता हूँ, बातें तो होती ही रहेंगी। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है चौधरी साहब, मैंने जल्दी से कहा। आज मैंने डबल नाश्ता किया हुआ है और मैं भी फुल हूँ। मेरी देखा देखी अली मोहम्मद ने कहा, मलिक साहब, क्या हुआ जो आज से पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई? मैंने आपकी मुकम्मल जानकारी रखी हुई है, वो मायना खेज़ अंदाज में बोला। आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद नाश्ता करते हैं और फिर तैयार होकर थाने में जा बैठते हैं। आपने डबल क्या, अगर ट्रिपल नाश्ता भी किया होगा तो अब तक इसकी बाकियात भी पेट में मौजूद नहीं होंगी। ये मैं ऐन खाने का वक्त है, तकल्लुफ़ में नहीं बल्कि आप कर रहे हैं। और आप, वो अली मोहम्मद की जानिब देखते हुए मुतदिल लहजे में बोला, आप लाहौर से आए हैं